Good morning everyone. In today's video we are going to learn about managing critical moments. हमारी लाइफ में कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं नेगोशिएशन के दौरान और विदाउट नेगोशिएशन भी। तो इस यूनिट में हम ये पढ़ेंगे कि हम उन क्रिटिकल मोमेंट्स को कैसे मैनेज करते हैं। टाइप्स ऑफ नेगोशिएशन अप्रोच यूज बाय नेगोशिएटर्स। कुछ नेगोशिएटर अप्रोचेज़ होती हैं जो कि नेगोशिएटर्स द्वारा यूज़ की जाती हैं। वो एक सिचुएशन के दौरान उसी टाइम पता करते हैं कि किस तरह एक सिचुएशन से हमें डील करना है। व्हाट आर क्रिटिकल मोमेंट्स दैट कैन मेक और ब्रेक अ डील। कुछ क्रिटिकल मोमेंट्स होते हैं जिन पे या तो वो डील बन जाती है या फिर वो ब्रेक हो जाती है। ये डील के दौरान ही जब हम एक अच्छे नेगोशिएटर होते हैं तो हमें उस टाइम उस क्रिटिकल मोमेंट को अंडरस्टैंड करना पड़ता है और तब हमें पता चलता है कि हमारा रिज़ल्ट क्या होगा। हाउ टू आइडेंटिफाई दिस क्रिटिकल मोमेंट। यू नीड टू पे एक्शन। फर्स्ट आपको एक एक्शन देना पड़ेगा उस तरफ। जब आपको अगर क्रिटिकल मोमेंट्स के बारे में जानना है तो आपको उस तरफ अपनी पूरा ध्यान लगाना पड़ेगा और आपको सोचना और समझ कर एक एक कदम रखना पड़ेगा। हाउ टू मैनेज प्रेशर इन टफ टाइम। जो स्ट्रैटेजीज़ होती है वो यही है कि आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए। अपने टफ़ टाइम में आपको पता होना चाहिए कि किस तरह से आपको एक एक सिचुएशन से डील करना है और कैसे कैसे आगे जाना है। इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन एंड रिलेशनशिप बिल्डिंग। इम्पॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग रिलेशनशिप इन नेगोशिएशन। जो नेगोशिएशन होता है उसमें हमें डिस्कवर करना होता है और हमें एक ट्रस्ट बिल्ड करना पड़ता है लोगों के बीच में, जिससे कि हमारा एक रिलेशनशिप होता है नेगोशिएशन में वो अच्छा चलता है। और इससे हमारे इंपॉर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन बहुत ही ज़रूरी होती है इसके अंदर। जब आपको पता होना चाहिए कैसे बात करनी है, कहाँ बात करनी है और किस वक्त क्या बोलना है, ये नेगोशिएशन में बहुत हेल्पफुल होता है और एक इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन और रिलेशन बिल्डिंग में हेल्प करता है। अंडरस्टैंडिंग द अदर पर्सन, अदर पार्टीज़ साइकोलॉजी, देयर इंटरेस्ट, देयर बिल्डिंग, इम्प्रूविंग नेगोशिएशन स्कोप। जब आप दूसरी पार्टी की थिंकिंग को अंडरस्टैंड करने का सोचते हैं, जब आप उनके इंटरेस्ट के बारे में, ट्रस्ट बिल्डिंग के बारे में सोचते हैं, तो आपकी एक नेगोशिएशन और अच्छी होती जाती है और आपके बीच में एक रिलेशन भी बिल्ड होता है। बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप वाइल नेगोशिएशन, इट्स नॉट जस्ट अबाउट विनिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग। हाँ, जब आप एक ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो वो इट्स नॉट अबाउट जस्ट विनिंग, इट्स अबाउट कनेक्टिंग ऑल्सो, कि आपके बीच में एक कनेक्शन बन रहा है, एक रिलेशनशिप बन रहा है, एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन हो रही है। मेथड टू बिल्ड ट्रस्ट एंड एम्पैथी। यस, मेथड्स आर दिस। आप उनके बीच में ट्रस्ट बिल्ड करते हैं। एम्पैथी, व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़, आप उनकी तरफ रहकर एक उनके पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को देखते हैं तो उसे एम्पैथी कहा जाता है। ओवरकमिंग बैरियर्स, कम्युनिकेशन गैप्स, डिफ़िकल्ट बिहेवियर्स। हमें ओवरकम, ये कुछ बैरियर्स हैं जैसे कम्युनिकेशन गैप होता है जिसकी वजह से नेगोशिएशन में जो हमारा रिलेशनशिप बिल्डिंग में बहुत ही ज़्यादा गैप आ जाता है। डिफ़िकल्ट बिहेवियर भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसके बीच में, इफेक्टिव कम्युनिकेशन के बीच में। यहाँ पे एक एग्जांपल भी मैंने मेंशन कर रखा है। इमेजिन टू कंपनीज नेगोशिएटिंग अ पार्टनरशिप, अ क्रिटिकल मोमेंट occurs when one company demands higher profit share. Effective communication and trust building help find a middle group, saving the deal. आपको इससे समझ आ गया होगा कि दो कंपनीज़ हैं जो कि एक नेगोशिएशन पार्टिंग में अपना पूरा सपोर्ट करना चाह रही हैं, तो उनके बीच में क्रिटिकल मोमेंट हो जाता है। तो जो वन कंपनी होती है वो हाई प्रॉफिट की डिमांड कर रही होती है। इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड ट्रस्ट बिल्डिंग हेल्प फाइंड अ मिडल ग्रुप। जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन, इसके बीच में जब हम एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन करते हैं और ट्रस्ट बिल्ड करते हैं तो एक मिडिल सोल्यूशन पे आने में बहुत हेल्प मिल जाती है, जैसे दोनों ही तरफ की पार्टीज़ को फ़ायदा होता है एंड दोनों अपने अपने पॉइंट रख पाते हैं, दूसरे को समझा पाते हैं। ओके, तो इसके साथ हम एक अलग अपनी यूनिट 3 पर बढ़ते हैं। आज की यूनिट ज़्यादा बड़ी नहीं है तो हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे कवर करने में और शायद एक ही वीडियो में सब कुछ कवर हो जाए। यूनिट 3 में हम देखते हैं डिस्कवरिंग, क्रिएटिंग and claiming values. Value discovery as decision. How to find or discover value in negotiation. आपको सबसे पहले तो ये डिस्कवर करना पड़ेगा what important to both side in negotiation. जो दोनों तरफ की पार्टीज़ हैं उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या हेल्पफुल है, वो क्या चाहते हैं।
सबसे पहले आपको ये डिस्कवर करना पड़ेगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा कि एक वैल्यू क्या है उनके बीच में। हाउ वैल्यू इज़ डिवाइडेड बिटवीन नेगोशिएटिंग पार्टीज़, या सो डिवीज़न के बारे में आपको पता चल जाएगा कि वैल्यू, मनी और बेनिफिट्स जो है उनके बीच में किस तरह से डिवाइडेड हुआ है दोनों पार्टीज़ के बीच में। ट्रेड ऑफ में होता है व्हेन वन साइड गिव अप समथिंग टू गेन समथिंग एल्स। इसमें ना जो एक पार्टी होती है वो रेडी होती है, वो किस चीज़ को गिव अप करने के लिए रेडी है, एक अच्छी चीज़ पाने के लिए। तो दोनों पार्टीज़ में कुछ ना कुछ चीज़ों पे उन्हें गिव अप करना पड़ता है एक अच्छे अमाउंट पे पहुंचने के लिए, जो कि डिस्कवरिंग एंड क्रिएटिंग में बहुत ही अच्छी हेल्प करता है। म्यूचुअल गेन बेनिफिट्स फ्रॉम बोथ साइड। ये जो म्यूचुअल गेन होता है ये तो होता ही है, जब आप नेगोशिएशन करते हैं तो दोनों पार्टी तभी एग्री होती है जब उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो रहा होता है दोनों तरफ से। तो ये म्यूचुअल गेन भी एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इसके अंदर। तो हमारे पास ये कुछ की कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ वोकैबुलरीज हैं जो कि नेगोशिएशन में हमारी हेल्प करती है। डिस्ट्रीब्यूटिव बार्गेनिंग, शेयरिंग अ फिक्स वैल्यू। इसमें जो विन और लॉस जो होता है ना वो सेम होता है, इसमें दोनों पार्टीज एक सेम वैल्यू शेयर करती हैं। इक्विटेबल सॉल्यूशन, फेयर रिज़ल्ट फॉर एवरीवन। इसमें जो रिज़ल्ट होता है ना वो फेयर होता है दोनों पार्टीज़ के लिए, चाहे वो लॉस हो उसमें या उनमें दोनों को फ़ायदा हो, और दोनों को सेम होगा, किसी को एक ज़्यादा या किसी को कम नहीं होगा। जोपा की फुल फॉर्म होती है जोन ऑफ पॉसिबल एग्रीमेंट, द एरिया वेयर बोथ साइड्स कैन एग्री। ये वो एरिया होता है जिसमें दोनों साइड एग्री होते हैं, मतलब एक एग्रीमेंट जो हम करते हैं तो उसमें हम दोनों पार्टी को अपना अपना बताना होता है कि हाँ हम इतने पे एग्री हैं। एक नेगोशिएशन में लोग एग्री हो जाते हैं, उसे जोपा कहा जाता है। एनिमीज ऑफ वैल्यू क्रिएशन, मिस्टेक और एटीट्यूड दैट ब्लॉक वैल्यूज़, रॉन्ग थिंकिंग और बिहेवियर दैट स्टॉप वैल्यू क्रिएशन। जो रॉन्ग थिंकिंग और बिहेवियर होता है ना वो बहुत ज़्यादा एक ह्यूज रोल प्ले करता है, और स्टॉप जो वैल्यूज़ होती है ना और लेक ऑफ ट्रस्ट इसके अंदर आ जाता है, जब आपके अंदर बीच में कुछ बैरियर्स या फिर एनिमीज जैसी वैल्यूज़ होती हैं, जो मिस्टेक्स और एटीट्यूड में आ जाता है लोगों का बीच में, एंड इससे ना डील ब्रेक हो जाती है काइंड ऑफ। सो हमारा अगला टॉपिक है कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन that are not simple, involve many issue और multiple stockholders. So हाँ, जब these are the difficult situation, many people involved। इन सिचुएशन में ना जो नेगोशिएशन की इसमें many peoples और many issues जो होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं। इट्स नॉट सिंपल, ये भी कुछ सिंपल नहीं है डील करने में, जिसमें नेगोशिएशन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है, बहुत ही जटिल हो जाता है और लोगों को एक सोल्यूशन पे आने में बहुत मुश्किल होती है। जो इसमें होता है पावरफुल पार्टीज़ मेक इन्फ्लुएंस आउटकम्स। जो पावरफुल पार्टीज़ होती है ना दैट कैन चेंज द रिजल्ट। जो पावरफुल पार्टी हमेशा एक नेगोशिएशन में एक पार्टी हमेशा पावरफुल होती है, सो उनके ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि एक रिज़ल्ट जो होता है इनका वो चेंज हो सकता है। कल्चरल डिफरेंस इफेक्ट नेगोशिएशन स्टाइल, हाँ ये बिल्कुल सच है। हाउ पीपल नेगोशिएट, जो कल्चरल डिफरेंस होता है ना वो हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा एक ह्यूज रोल प्ले करता है। इससे हमारा एक्सेंट भी चेंज हो जाता है एंड हाउ वी नेगोशिएट ये भी हमारा बदल जाता है एक कल्चरल डिफरेंस से। डीलिंग विद पीपल हु शो डिफरेंट बिहेवियर, लर्न टू मैनेज डिफरेंट पीपल कामली। इस कॉम्प्लेक्स नेगोशिएशन में हमें ये भी मैनेज करना पड़ता है कि लोगों से कामली बिहेव किया जाए और कामली उन्हें ट्रीट किया जाए। लाइक फॉर एन एग्ज़ाम्पल, यहाँ पर हमें एक एग्ज़ाम्पल भी मिला हुआ है। If two countries are negotiating trades, ZOPA is a price range. Both agree. Trades-off may include lowering tariffs in exchange for better export opportunities. So yes, two countries discussing, जो ट्रेड के बारे में डिस्कस कर रही है। प्राइस रेंज एक होता है ZOPA जिसमें दोनों ने एग्री करा है, जो कि रिड्यूस टैक्स करता है। इन रिटर्न बोथ एक्सपोर्ट द डील्स, जो रिटर्न होगा ना उसमें बोथ पार्टीज़ को एक अच्छी डील मिलती है, एक अच्छा ट्रेड मिलता है और दोनों एक अच्छा प्रॉफिट गेन कर पाती हैं इन चीज़ों से। सो इसी के साथ हम यूनिट 4 पे आ गए हैं और हमारी यूनिट 4 है मैनेजिंग अल्टरनेटिव्स एंड बिल्डिंग कमिटमेंट्स। तो मैनेजिंग अल्टरनेटिव मीन्स विकल्प, इसे हम हिंदी में अल्टरनेटिव को विकल्प बोलते हैं।
सो इसमें हम मैनेज करते हैं अल्टरनेटिव्स को और बिल्ड करते हैं कमिटमेंट्स। जो हमारी पार्टीज़ होती हैं उनके साथ कमिटमेंट बिल्ड करते हैं, जो कि फ्यूचर में हमारी पॉसिबिलिटीज़ बढ़ जाती हैं उनके साथ काम करने की, उनके साथ एक अच्छा नेगोशिएशन करने की। मैनेजिंग अल्टरनेटिव, बटाना, जैसे हमारा वो ज़ोपा था उसकी तरह ये मिलता जुलता है। बेस्ट अल्टरनेटिव टू अ नेगोशिएटेड एग्रीमेंट, योर ब्रेकअप प्लान्स। इसके अंदर ना बेस्ट ब्रेकअप ऑप्शन इफ़ डील फेल्स, इसके अंदर वो ऑप्शंस होते हैं अगर आपकी डील फेल हो जाती है तो एक बेस्ट ऑप्शन आपको बताया जाता है कि इस पर आपको बहुत ज़्यादा लॉस नहीं होगा, इतना होगा कि यू बोथ पार्टीज़ कैन मैनेज। लर्न हाउ टू कंपेयर ऑल ऑफर एंड ऑप्शंस, कंपेयर ऑल ऑफर बेस्ट चॉइस, इसमें बेस्ट चॉइस चूज़ करने का ऑप्शन मिलता है, तभी इसे मैनेजिंग अल्टरनेटिव कहा जाता है कि हम अपने बेस्ट चॉइस को देख सकते हैं, उसके बारे में जान सकते हैं। मैनेजिंग योर ओन अल्टरनेटिव, ऑल्सो अंडरस्टैंडिंग अदर पार्टीज़ अल्टरनेटिव, कैन नो योर ओन एंड अदर पार्टीज़ अल्टरनेटिव, मतलब दोनों के अल्टरनेटिव्स, दोनों के जो विकल्प हैं, जो दोनों ने एक साइड ऑप्शन रख रखा है, उसके बारे में हमें इससे पता चल जाता है कि हम किस तरह से आगे डील कर सकते हैं और फर्दर हमें क्या क्या चीज़ें ज़रूरी होंगी और क्या क्या हमें ऑप्शन लेने चाहिए। सो हमारा इसी का एक सब पार्ट है जो कि लेजिटिमेसी एंड बिल्डिंग कमिटमेंट्स है। लेजिटिमेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है नेगोशिएशन में। लेजिटिमेसी मीन्स होता है सच्चाई, एक सच्चापन। जब आप एक नेगोशिएशन करते हैं तो उसके बीच में नो व्हेन टू से येस, एग्री टर्म्स, व्हेन टू वॉक अवे, ये एक बहुत ही अच्छा पार्ट होता है नेगोशिएशन का। इसमें आपको पता होता है कि आपको किस पॉइंट पर एग्री करना है और किस पॉइंट पे आप जस्ट वॉक अवे कर सकते हैं। आपको उस पॉइंट पे इतना गौर देने की ज़रूरत नहीं है, इतना सोचने की ज़रूरत नहीं है, आप उस डील से हट भी सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है नेगोशिएशन में। मेकिंग डिसीजन और नेगोशिएटेड टर्म्स, इज़ इट फेयर एंड यूज़फुल, डिसाइडिंग इफ़ ऑफ़र इज़ फेयर एंड यूज़फुल। इसमें ना हमें डिसाइड करना पड़ता है कि जो हमें नेगोशिएशन के बाद हमें एक ऑफ़र मिल रहा है, क्या ये हमारे लिए अच्छा भी है, ये हमारे लिए यूज़फुल है, क्या ये फेयर ऑफ़र है या फिर हमें इसमें सिर्फ लॉस ही हो रहा है, सामने वाली पार्टी का ही फ़ायदा हो रहा है। चेक इफ़ एग्री टर्म्स आर लीजिटिमेट, वैलिड एंड रीज़नेबल। इसमें हमें चेक करना पड़ता है, मेक श्योर एवरीवन एग्री एंड कमिट्स। इस डील में हमें चेक करना पड़ता है कि जो हमारे जितने भी लोग हैं उस डील में, जितने भी नेगोशिएटर इन्वॉल्व है उसके अंदर, वो सब एग्री करें उस टर्म्स पे एंड वो कमिटमेंट सही हो, वैलिड हो। हेल्प ऑल पार्टीज़ कमिट टू द एग्रीमेंट। इसमें हमें ऑल पार्टीज़ को एग्री करना होता है कि वो कमिट रहे उस एग्रीमेंट पे और उससे वे वॉक अवे ना करें। स्टेप टू मूव फॉर प्लान टू फाइनल एग्जीक्यूटिव, प्लान प्रॉपरली, एग्जीक्यूट द डील, ये हमारा लास्ट स्टेप होता है। इसमें अगर हम डील एक प्रॉपर सोल्यूशन पे पहुंच गए हैं, प्रॉपर एंडिंग पे पहुंच गए हैं, तो यहाँ पर इस स्टेप को लेने से हमें पता चल जाता है कि हमारा फाइनल एग्जीक्यूटिव क्या होगा, प्रॉपर प्लान क्या होगा उस चीज़ का। सो यहाँ हमारे पास एक एग्जांपल भी है। इफ़ यू आर नेगोशिएटिंग फॉर अ जॉब, बटाना could be another job offer, you can accept the current offer only if better than your backup plans। जो बताना है इसमें ना, लाइक वाइल यू आर नेगोशिएटिंग फॉर अ जॉब, जब आप एक जॉब के लिए नेगोशिएट कर रहे हैं, बताना के पास एक अनदर ऑफ़र होगा, सो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं अगर वो ऑफ़र आपके बैकअप प्लान से बेटर है, तो आप उसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। सो बताना एक ह्यूज रोल करता है, जैसे ज़ोपा है उसकी तरह ही होता है ये, बट थोड़ा सा डिफरेंट होता है और इसका रोल उससे थोड़ा सा अलग होता है, बट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड हमारा ये यूनिट ख़त्म होती है। इसकी मैंने 4 थी यूनिट की और मैंने चारों के सब पार्ट्स और यूनिट्स के बारे में आपको समझा दिया। अगर आपको कोई और डाउट हो तो यू कैन शेयर दैट इन कमेंट सेशंस एंड मैं इसकी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ भी लेकर आऊँगी जल्दी। Thank you for watching. Like, subscribe my channel.